कहानी की शुरुआत में हम 1925 की एक न्यूज़पेपर देखते हैं। ये न्यूज़ एक प्रोफेशनल एथलीट एरिक रिडल के बारे में थी, जो कि 1924 के पेरिस ओलंपिक्स में रनिंग का गोल्ड मेडलिस्ट था। एरिक की इस अचीवमेंट की वजह से उसे अमेरिका से काफी सारी स्पॉन्सरशिप्स ऑफर हुई, पर उसने वो सब रिजेक्ट कर दी और लंदन शिफ्ट हो गया। वहाँ उसकी एक फ्लोरेंस नामी नर्स से शादी हो गई और शादी के फौरन बाद वो दोनों चाइना शिफ्ट हो गए और वहाँ पर डिफरेंट स्कूल्स में पढ़ाते हुए अपना गुजर बसर करने लगे और 13 इयर्स उन्होंने चाइना में खुशी खुशी गुजार दिए। वो साल 1937 का था जब जापान ने चाइना पर कब्जा कर लिया। उन्होंने चाइना की मोस्टली सभी बिल्डिंग्स को सीज कर दिया और वहाँ से चाइनीज शहरियों को भगाने लगे। एक तरह का प्रॉपर लॉकडाउन लग चुका था और अब एरिक के लिए स्कूल जाकर पढ़ाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। मगर एरिक का ड्राइवर शिउ न्यू सोल्जर्स को ब्राइब देकर उसे वहां से किसी तरह ले जाया करता था। एरिक एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन था, इसलिए वो इन मुश्किल हालात में भी स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए स्कूल जाया करता था और सभी बच्चे उससे बहुत ज्यादा खुश थे। अब एक दिन एरिक देखता है कि जापानीज के जहाज वहाँ बॉम्ब्स ड्रॉप करने लगे थे और उन बॉम्ब्स की वजह से वहाँ काफी सारे बच्चों की डेथ हो गई। ये इंसिडेंट देखने के बाद एरिक काफी दिन परेशान रहा और एरिक ने फैसला किया कि वो अपनी बीवी बच्चों के साथ साथ इन सभी मासूम लोगों के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेगा। फिर एरिक ब्रिटिश एम्बेसी से कांटेक्ट करता है ताकि वो अपने बीवी बच्चों को वहां से भेज सके और वो खुद चाइना में ही रहेगा ताकि इन लोगों के लिए कुछ कर सके। अब शाम में उसकी वाइफ फ्लोरेंस घर में 3 पासपोर्ट्स बड़े देखती है, जिनमें से एक फ्लोरेंस का था और 2 उसके बच्चों का, और वो काफी ज्यादा सैड हो जाती है क्योंकि एरिक उनके साथ नहीं जा रहा था। एरिक उसे समझाता है कि मैं यहाँ रहकर लोगों की मदद करना चाहता हूँ और कुछ देर मनाने के बाद फाइनली फ्लोरेंस मान जाती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग एरिक अपनी फैमिली को पोर्ट पर ड्रॉप करता है। उस रोज और भी बहुत सारे चाइनीज कंट्री को छोड़ रहे थे। एरिक की वाइफ प्रेग्नेंट थी तो वो उसे अपना और उनके बच्चों का ख्याल रखने के लिए कहता है। फिर फ्लोरेंस उसे गुड लक के लिए एक नेकलेस देती है। अब फ्लोरेंस के जाने के कुछ दिन बाद जापानीज सोल्जर्स एरिक के घर में आकर उसका सामान बाहर फेंक देते हैं। एरिक घर छोड़ने पर मजबूर हो जाता है और फिर वो स्कूल जाकर वहीं पर रहने का फैसला करता है। स्कूल में और भी बहुत सारे लोग रह रहे थे जिनको एरिक की तरह अपने घर छोड़ने पड़े। वो वहाँ सभी बच्चों को बहुत अच्छे से ट्रीट किया करता था। मॉर्निंग में उनको रनिंग करवाता था और शाम में उनको पढ़ाता था। अब कुछ दिन बाद एरिक को एक लेटर मिलता है जो कि फ्लोरेंस ने इंग्लैंड से सेंड किया था और उस लेटर में उनके न्यू बॉर्न बेबी की पिक्चर भी थी। एरिक ये देखकर बहुत ज्यादा खुश था, मगर उसके साथ एक शिउ नामी छोटा बच्चा बैठा हुआ था जो कि ये देखकर काफी सैड हो जाता है क्योंकि उसके पेरेंट्स की वॉर की वजह से डेथ हो चुकी है और वो उन्हें बहुत ज्यादा मिस करता है। अब शाम में एरिक शिउ न्यू को कहता है कि वो शिउ को ऑर्फेनेज लेकर जाए क्योंकि वो वहाँ एक अच्छी लाइफ स्पेंड कर सकता है, मगर शिउ जाने से इनकार कर देता है और कहता है कि मैं यहीं पर रहना चाहता हूँ। अब कुछ दिन बाद एरिक शिउ न्यू के साथ कुछ ट्रक्स में मेडिसिन्स लेकर जा रहा था ताकि वो उन मेडिसिन्स को हॉस्पिटल्स तक पहुंचा सके। एरिक को जगह जगह पर सोल्जर्स रोकते हैं और उन्हें काफी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है। अब हॉस्पिटल पहुंचने पर एरिक एक आदमी से मिलता है जो एरिक से अपनी मैरिज ऑफिशिएट करवाना चाह रहा था। फिर स्टोरी उस दिन पर आती है जब 1941 में जापान ने पर्ल हार्बर पर अटैक किया था और इस अटैक का एरिक के साथ साथ वहाँ सभी फॉरेनर्स पर बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ था। अब एक दिन एरिक वहाँ मैरिज ऑफिशिएट करवा रहा था, यानी कि शादी करवा रहा था, तभी कुछ जापानीज सोल्जर्स वहाँ आते हैं और शादी को रोक देते हैं और शादी में आए सभी लोगों को अपने साथ कैंप पर ले जाते हैं और कैंप में वो उन सब की चेकिंग करने लगते हैं। सोल्जर्स उन सब का सामान ले लेते हैं और न्यू कपल को भी एक दूसरे से अलग कर देते हैं। अब ये देखकर एरिक बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, मगर वो सब कर भी क्या सकते थे। सोल्जर्स उनको सोने के लिए टूटे फूटे से बैरक्स देते हैं
जहाँ पर बहुत ज्यादा सर्दी थी और पूरा दिन सोल्जर्स उनसे काम करवाते थे और 24 घंटे उन पर नजर रखते थे। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि शिव शूनी को बताता है कि सभी फॉरेनर्स को जापानीज सोल्जर्स ने पकड़ लिया है और एरिक भी वहीं पर है। ये सुनने पर शूनी अपना सामान पैक करता है और एरिक को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। शिव भी उसके साथ ही था और रात में वो दोनों कैंप पर पहुंचते हैं। शू न्यू कैंप के पास में ही डिफरेंट जॉब्स करने लगता है ताकि वो एरिक पर नजर रख सके। अब एक दिन एक जापानीज सोल्जर एरिक को पहचान लेता है कि ये तो वही है जिसकी न्यूज़पेपर में न्यूज आई थी। वो सोल्जर एरिक को अपने साथ लेकर जाता है और उसे मेयर केंजी से मिलवाता है। केंजी उसे एक रेस करने के लिए कहता है और इस रेस के लिए वो उसे प्रॉपर खाना और रहने के लिए थोड़ी बेहतर जगह देता है। अब एरिक के पास रेस की तैयारी के लिए बहुत कम टाइम था और एरिक ट्रेनिंग करने की बजाय वो वक्त बच्चों को पढ़ाने में लगा देता है और वो अपना फूड भी उन बच्चों के साथ ही शेयर किया करता था। अब कुछ दिन बाद शिव एरिक को देख लेता है। शिव एरिक को बहुत ज्यादा मिस कर रहा था, इसलिए वो उससे मिलने के लिए उसकी तरफ भागता है, मगर वहां पर गार्ड्स थे इसलिए शू न्यू उसे रोक देता है। फिर शू न्यू हर रोज कैंप के पास कुछ खाना छोड़ दिया करता था और वो खाना भी एरिक रोज उठाकर बच्चों में बांट दिया करता था। फिर वो दिन आ जाता है जब एरिक की रेस थी और वहां पर सभी सोल्जर्स और कैप्टिव्स रेस देखने के लिए आए हुए थे। सभी कैप्टिव्स एरिक को बहुत ज्यादा चीयर अप कर रहे थे। एरिक रेस में था तो सबसे आगे, लेकिन फिनिश लाइन पार करने से पहले ही वो गिर जाता है और इस वजह से केंजी रेस जीत जाता है। कैप्टिव्स में से एक डेविड नामी आदमी सोल्जर्स को कहता है कि ये रेस अनफेयर थी। वो कहता है कि एरिक की हालत इतनी बेहतर नहीं थी कि वो कोई रेस जीत सके, मगर सोल्जर्स कहते हैं कि रेस बिल्कुल फेयर थी और एरिक को तैयारी के लिए वक्त और खाना दोनों दिए गए थे। मगर डेविड के ज्यादा शोर करने पर सोल्जर्स उसको पीटने लगते हैं और वो फिर एरिक को भी ब्लेम करते हैं कि तुमने अपना वक्त अगर बच्चों को पढ़ाने में गुजारा है तो वो तुम्हारा कसूर है। इसके बाद सोल्जर्स उन दोनों को सजा के तौर पर एक डंजन में बंद कर देते हैं, जिसमें उन दोनों की दिन के वक्त धूप से और रात के वक्त ठंड से हालत खराब हो जाती थी। अब जब शू न्यू को इस बारे में पता चलता है तो वो कैंप में घुस आता है ताकि एरिक को खाना दे सके। शू न्यू एरिक की ये हालत देखकर बहुत परेशान था क्योंकि एरिक बहुत ज्यादा वीक हो चुका था। शू न्यू उसे यहाँ से भागने के लिए कहता है, मगर एरिक इनकार कर देता है क्योंकि वो डेविड को वहाँ अकेले नहीं छोड़ना चाहता था। अब सजा के चौथे दिन जापानीज उन दोनों को बाहर निकाल देते हैं और उन पर कुछ पाउडर और ठंडा पानी फेंकते हैं। दूसरी तरफ शू न्यू वहाँ हर जॉब करने के लिए तैयार था जिसकी वजह से वो कैंप के अंदर एंटर हो सके और फिर वो वेस्ट कैरियर की जॉब करने लगता है। वो एरिक को बताता है कि उसने एक सोल्जर को ब्राइब दिया है जो कि महीने में 2 बार रात 10 बजे कैंप फेंसेस की और स्पॉटलाइट की इलेक्ट्रिसिटी कट कर दिया करेगा। अब जब भी ऐसा होता था शू न्यू शिव के साथ एरिक के लिए खाना लेकर जाया करता था। अब एक दिन एरिक बच्चों को पढ़ा रहा था कि तभी उसके सर में तेज दर्द होने लगता है और उसकी नाक से खून बहने लगता है और एरिक उठकर अपने रूम में चला जाता है। दूसरी तरफ कैंप में फूड की शॉर्टेज की वजह से सोल्जर्स बहुत ज्यादा गुस्से में थे और वो ये गुस्सा प्रिजनर्स पे उतारते थे। जैसे कि उन्होंने डेविड को सिगरेट पीते हुए देख लिया और उसे बेदर्दी से मारने लगे। फिर शू न्यू वहाँ जब टॉयलेट साफ करने के लिए आता है तो वहाँ पर डेविड को देखता है जो कि खून से लथपथ था। फिर डेविड शू न्यू से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी यहाँ से भागने में मदद करे और शू न्यू डेविड के लिए कुछ चाइनीज लोगों के साथ मिलकर एस्केप प्लान बनाने लगता है। वो कैंप के पास रहने वाले बच्चों की मदद से फेंस के करीब आग लगाने में कामयाब हो जाते हैं और सब सोल्जर्स वहां आकर आग बुझाने लगते हैं। अब इसी मौके का फायदा उठाते हुए शू न्यू डेविड को उसके ह्यूमन वेस्ट टब में छुपने के लिए कहता है ताकि वो वेस्ट में छुपाकर डेविड को यहाँ से बाहर निकाल सके। फिर कुछ दिन बाद सोल्जर्स को रियलाइज होता है कि डेविड कैंप में नहीं है। वो कैप्टिव से उसके बारे में पूछते हैं पर किसी को भी डेविड के बारे में कुछ नहीं पता था। अब गुस्से में आकर सोल्जर्स डेविड की जगह वहाँ एक और प्रिजनर को बंद कर देते हैं और इस प्रिजनर का नाम लुइस है
और जब लुइस बहुत ज्यादा वीक और बीमार हो जाता है तो तब जाकर सोल्जर्स उसे डंजन से रिलीज करते हैं। लुइस को इतने दिन तेज बारिश और हीट में रहने की वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो चुका था। दूसरी तरफ एरिक की भी आंखों और सर में काफी ज्यादा पेन रहता था, मगर वो अपनी फिक्र करने की बजाय लुइस की परवाह करना ज्यादा जरूरी समझता था। फिर एरिक मेयर केंजी से मिलता है और उससे लुइस के लिए मेडिसिन्स मांगता है और उसे कहता है कि वो इन मेडिसिन्स के बदले रेस जीतेगा और इस दफा खुद को रेस के लिए अच्छे से ट्रेन करेगा। मेयर केंजी मान जाता है और उसे कहता है कि अगर वो रेस जीत गया तो वो उसे मेडिसिन्स दे देगा और एरिक रेस के लिए ट्रेनिंग करने लगता है। अब जब रेस का दिन आता है तो सोल्जर्स किसी भी प्रिजनर को अलाउ नहीं करते कि वो एरिक को सपोर्ट करें और बस प्रिजनर्स उसकी जीत के लिए प्रे ही कर सकते थे। अब रेस स्टार्ट होती है और एरिक जी जान से भागने लगता है। वो इस बार दोबारा से गिरता है पर वो हार नहीं मानता और किसी तरह रेस जीत जाता है और सभी प्रिजनर्स एरिक की विक्ट्री के लिए बहुत ज्यादा हैप्पी थे। फिर उसी रोज शाम में मेयर केंजी लुइस को मेडिसिन्स भी दे देता है। दूसरी तरफ शियू कैंप में खाना लाने के लिए रेडी था, मगर तभी केंजी का सबऑर्डिनेट युमोटो वहां आता है और पोस्ट गार्ड से पूछता है कि स्पॉटलाइट ऑफ क्यों है। गार्ड उसे देखकर बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है। फिर वो लाइट ऑन करने की कोशिश करता है मगर गार्ड उसे रोकता है, जिस वजह से युमोटो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अब उनमें से एक गार्ड जल्दी से एरिक के पास जाता है और उसे सिचुएशन के बारे में बताता है ताकि वो शियू को फेंस क्लाइंब करने से रोक सके, मगर तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी और जैसे ही शियू फेंस क्लाइंब करता है उसे शॉक लग जाता है, जिसकी वजह से शियू की मौत हो जाती है और वो बेचारा फेंस पर लटकता रह जाता है। अब उसी रात लुइस की भी डेथ हो जाती है और एरिक ये सब देखकर बहुत ज्यादा सैड था। एरिक को रेस जीतने पर प्राइज के तौर पे कैंप से रिलीज का लेटर मिला था और गिल्टी फील करते हुए एरिक वो लेटर एज एन अपोलॉजी लुइस की वाइफ को दे देता है। अब एरिक भी बहुत ज्यादा बीमार रहने लगा था और कुछ दिन बाद उसकी भी डेथ हो जाती है और उसे कैंप के अंदर ही बरी कर दिया जाता है और शूनियू उसका फ्यूनरल कैंप के बाहर से देख रहा था। फिर वहां पर एक कैप्टिव शूनियू को एरिक की एक वॉच देता है जो एरिक ने उसके पास रखवाई थी। शूनियू एरिक की डेथ से बहुत ज्यादा उदास रहता था। फिर अगस्त 1945 में फाइनली जापान सरेंडर कर देता है और इस दिन कैप्टिव्स बहुत ज्यादा खुश थे और दूसरी तरफ हारने की वजह से अपने ऑनर की खातिर जापानीज सोल्जर्स सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। दी एंड। उम्मीद है आप सबको स्टोरी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। टेक केयर स्टनर्स एंड बाय बाय।